पिछले लेक्चर में देखा था कि व्हाट इज द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें हमने आपको तकरीबन 9 पॉइंट्स बताए थे। केवल ये 9 पॉइंट्स ही नहीं रहेंगे, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स और आप वहां जोड़ सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अर्थात ये प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र क्या है। प्रबंध लेखांकन के या लेखांकन का क्षेत्र। प्रबंधकीय लेखांकन विधि का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। इसके अंतर्गत किसी संस्था का भूतकालीन एवं वर्तमान व्यवसायिक क्रियाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण करके उपलब्ध सूचनाओं को प्रबंधकों के समक्ष इस प्रकार से रखा जाता है जिससे कि प्रबंधक विभिन्न समस्याओं को समझने एवं उनका हल प्राप्त करने में सहायता ले सकें और जिसके आधार पर विभिन्न निर्णयों को लिया जा सके। तो जब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भूतकालीन एवं वर्तमान व्यवसायिक क्रियाओं का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। जो सूचनाएं प्रबंधकों सामने प्राप्त होंगी, रखी जाएंगी, उन सूचनाओं के द्वारा प्रबंधक समस्याओं का विश्लेषण करने में सफल होता है। विश्लेषण करने के तरीके विश्लेषण करता है और इन सूचनाओं को समझने के पश्चात जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसके लिए उसी के आधार पर निर्णय लेने का प्रयास करता है। जब हम किसी समस्या के समाधान के लिए बात करते हैं तो समस्याओं का समाधान किस आधार पर होता है। पहले जो समस्याएं होंगी उनको लिखा जाएगा, उनको देखा जाएगा और उन समस्याओं के वैकल्पिक हलों को ढूंढा जाएगा। तो प्रबंधक या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम सूचनाओं को प्रदान करते हैं या सूचनाएं इकट्ठा की जाती हैं। उन सूचनाओं के आधार पर प्रबंधक बहुत सारे निर्णय लेता है। मैंने जैसे बताया आपसे यहाँ पे कि जो सूचनाएं होंगी वो भूतकाल की भी होंगी, भूतकालीन होंगी और भूतकालीन सूचनाओं के आधार पर विश्लेषण करने के पश्चात प्रबंधक निर्णय लेता है। अब ऐसी अवस्था में प्रबंधकीय लेखा विधि के अंतर्गत वे सारी चीजें समाहित हो जाती हैं जिन पद्धतियों का समावेश करते इसमें जो कि इसका संपादन करने में सहायक होती हैं। जैसे आप देखिए कि जब हम प्रबंधकीय लेखांकन को करते हैं तो ऐसी स्थिति में प्रबंध लेखा विधि के अंतर्गत हम किस किस विषयों को ले सकते हैं। जैसे आप देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको लेखे इसीलिए किए जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी में बनेगा। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आधार पर उनको दिया जाएगा मैनेजमेंट को और वो संबंधित समस्याओं का निस्तारण करने में सफल होंगे। तो इसमें बहुत सारे चीजें समाहित की जाती हैं। जैसे क्या है, पहला आपके पास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फर्स्ट हो गया फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा इसके क्षेत्र में आएगा, बहुत सारी चीजें आप देख जाएंगे, कास्ट अकाउंटिंग जो आपने पढ़ा हुआ था, कास्ट अकाउंटिंग। तीसरा विषय है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। चौथा विषय इसके साथ हो सकता है कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड मेथड्स। प्रोसीजर एंड मेथड्स। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। या कर लेखांकन। सिक्स्थ विषय के साथ सम्मिलित होता है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। 7th पॉइंट ले सकते हैं आप इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा।
इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, और भी वो ले सकते हैं इंटरनल ऑडिट, 7 पॉइंट हो सकता है इंटरनल ऑडिट, और भी विषय सम्मिलित है इसके साथ में ऑफिस सर्विसेज। देखिए हमने इतने सारी चीजों को लिख दिया, ये सारे के सारे विषय प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र में आते हैं। क्षेत्र मतलब अंग्रेजी में स्कोप, और हिंदी में जो क्षेत्र कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो पेरीफेरी होगी उसका जो क्षेत्र होगा, ऐसे देखिए क्षेत्रफल तो ऐसे निकाला जा सकता है। तो इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें समाहित है, अर्थात ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत समाहित किया जा सकता है, कहाँ कहाँ उसकी निगाह जा सकती है, कहाँ कहाँ से वो डेटा इकट्ठा कर सकता है, कहाँ कहाँ से वो हेल्प ले सकता है। तो इसको हम पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्षेत्र में। अब जैसे हमने पहले बताया आपसे, पहला पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। इसका पहला क्षेत्र शुरू करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। वित्तीय लेखांकन क्या होता है, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? वित्तीय लेखांकन का अभिप्राय है व्यवसाय से संबंधित लेन देनों का अभिलेखन करना। जैसे हम रिकॉर्डिंग कहते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, दूसरा उसमें काम करते हैं, रिकॉर्ड के पश्चात उनका वर्गीकरण करते हैं और विश्लेषण करते हैं, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लेखों को, चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने के अलावा दूसरा काम करते हैं वर्गीकृत करते हैं, और तीसरा काम करते हैं हम उनका विश्लेषण करते हैं। तो इस तरीके से इसका उद्देश्य क्या हुआ? इसका उद्देश्य एक निश्चित अवधि के लिए अर्जित लाभों को ज्ञात करना होता है, तथा निश्चित अवधि के अंतर्गत या निश्चित अवधि में निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम पर संस्था की वित्तीय स्थितियों को ज्ञात करने के लिए हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग तैयार करते हैं। अब देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या क्या तैयार करते हैं हम तैयार करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट तैयार करते हैं। तो थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें किसका पता चलता है? प्रॉफिट या लॉसेस का पता चलता है, हानि हुआ या लाभ हुआ, ठीक है, कितना हानि कितना लाभ वही मालूम पड़ जाता है। दूसरा हम बनाते हैं बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट समय के किसी एक निश्चित बिंदु पर बनाया जाता है, और उससे ही पता चलता है कि संस्था की शोधन क्षमता क्या है, या संस्था की जो वित्तीय अवस्था है, फाइनेंशियल पोजीशन है, वो क्या है, इसके थ्रू हम जान पाते हैं। अब अगर हमने पहले बताया था आपसे कि यहाँ पे जो हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बहुत बड़ा रोल है। क्या करता है ये? फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें डेटा प्रदान करता है, ठीक। इन डेटा को हम लेते हैं, इन डेटा को लेते हैं, और डेटा के आधार पर हम विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं या एनालिसिस करने का प्रयास करते हैं कि लाभ हुआ तो कैसे हुआ, खर्चे कितने हुए, क्या इन खर्चों को कम किया जा सकता है। बैलेंस शीट को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन हमारी कितनी है, कैसी है। तो इस तरीके से यद्यपि कि वित्तीय लेखांकन ऐतिहासिक समंकों का व्यवहार करता है, जो हम यहाँ पे बनाते हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कौन से आंकड़े देता है? हमें भूतपूर्व आंकड़े मतलब पुराने आंकड़े देता है। इसको हम कहते हैं ऐतिहासिक आंकड़े देता है, अर्थात हिस्टोरिकल आंकड़े हमको देता है, मतलब पिछले समय के आंकड़ों को हमको देता है। तो उन आंकड़ों के आधार पर हम व्यवहार करते हैं। परंतु जब हम इसको उठाते हैं, इसमें मैंने कल एग्जाम्पल दिया था आपको कि किसी संस्था की प्रॉफिट पहले साल में 50,000, दूसरे साल में 50 के बदले 52,000, तीसरे साल में नुकसान हो गया -49,000 था। तो हमको कैसे मालूम पड़ा? इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखा, पहले वर्ष की प्रॉफिट, दूसरे वर्ष की प्रॉफिट और तीसरे वर्ष की प्रॉफिट देख लिया, ठीक। तो हम ऐसे बहुत सारे आंकड़ों को थ्रू फाइनेंशियल अकाउंटिंग इकट्ठा करते हैं, और उनका विश्लेषण करने के पश्चात हम किसी निर्णय पर पहुंचते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ये क्षेत्र माना जाता है। दूसरा है लागत लेखांकन या कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम करते क्या है? कॉस्ट अकाउंटिंग वस्तुओं की निर्माण लागत को प्रदान करता है, या प्रदान की गई सेवाओं की लागतों का निर्धारण करने के लिए हम विभिन्न तकनीकों के माध्यम से उनकी लागतों का आकलन करते हैं। समस्या, ठीक है। तो लागत लेखांकन वस्तुओं की निर्माण लागत या प्रदान की गई सेवाओं की लागत निर्धारण हेतु विभिन्न प्रकार की तकनीकें उपलब्ध कराता है। उन तकनीकों के आधार पर हम
जो तकनीकें हमको मिलती हैं लागत लेखांकन में कास्ट को निकालने के लिए, ये विभिन्न उपकार्यों जैसे उपकार्य हैं, उत्पादों या प्रक्रियाओं की लागत है तो हम प्रोसेस अकाउंटिंग का प्रयोग करते हैं, यूनिट कास्टिंग का प्रयोग करते हैं, स्टैंडर्ड कास्टिंग का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी लागत लेखांकन की तकनीकों का प्रयोग करके हम वस्तुओं की लागत को कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो विभिन्न व्यवसायिक क्रियाएं हैं, इन व्यवसायिक क्रियाओं के लिए हम कास्ट अकाउंटिंग से नियोजन कर सकते हैं या इससे हम प्लानिंग कर सकते हैं। उस प्लान को देख करके या प्लान को समझ करके कंट्रोलिंग व्यवस्था भी अपना सकते हैं कि क्या हम किस तरह से लागतों का कंट्रोल करें, वस्तुओं को कहां से क्रय करें, बनाएं अथवा बाजार से खरीदें, बहुत सारे निर्णय हम यहाँ लेते हैं। तो क्योंकि कास्ट अकाउंटिंग हमको डेटा प्रदान करता है, इन डेटा के आधार पर मैनेजमेंट वस्तुओं की लागतों के बारे में विश्लेषण करते हैं और उस विश्लेषण के कारण विश्लेषण करने के साथ साथ ये लोग उस पर निर्णय ले सकते हैं। ऐसे ही बजटिंग एंड फोरकास्टिंग भी है। जब हम बजट बनाते हैं तो बजटों को बनाने का कारण क्या है, हमें अपने आय व्यय को देखना पड़ता है। हमारे पास कितनी आय होगी किसी एक विशेष वर्ष में, पूर्वानुमान करते हैं और कितना व्यय करना पड़ेगा, इसके बारे में हम बजटिंग एवं पूर्वानुमान पद्धति से बहुत सारी चीजों के बारे में अनुमान लगा पाते हैं। तो ऐसी अवस्था में बजट जो है ये पूर्वानुमान करता है, भविष्यवाणी करता है कि दी हुई परिस्थितियों में के परिणाम स्वरूप क्या घटना घटेगी हमारे उस संस्थान में। तो पूर्वानुमान एक निर्णय है, जबकि बजटिंग एक संगठनात्मक उद्देश्य है जिसको प्राप्त करने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो लेकिन बजटिंग और फोरकास्टिंग या हिंदी में कहते हैं इसको बजटिंग एवं संगठनात्मक पूर्वानुमान, दोनों ही विभिन्न प्रक्रियाओं के नियोजन में सहायता करते हैं, अर्थात ये प्रबंधकीय लेखापालक के लिए उपयोगी होते हैं। इसलिए बजटिंग एंड फोरकास्टिंग भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्षेत्र माना जाता है। चौथा पॉइंट हमें बताया था आपसे कंट्रोल प्रोसीजर एंड मेथड्स। अब जब हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या देखा, लागतें कितनी आती हैं, किसी विभिन्न सेवा या उत्पाद की लागत कितनी होगी, हमने उसको देखा और दूसरे से तुलना करते हैं हम लोग कि हमारी वस्तुओं की लागतें इतनी आ रही हैं सेम वस्तु की, तो दूसरी कंपनियों की अगर वस्तुएं सेम बिक रही उनकी लागतें क्या है, उनसे आपको ये अंदाजा लग जाता है कि हमारे हेलो सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर माइक बंद हो गया आपका। हेलो हेलो सर आपने म्यूट कर दिया सर। सर अब आ रही है। ठीक है। अब ठीक। तो यस हम हेलो थैंक यू। बजट है, बजट और फोरकास्टिंग, बजट बनाते हैं किसके लिए है, बजट भविष्य के लिए बनता है, मतलब सर बिल्कुल आवाज नहीं आ गई अब। अरे बजट बनाया जाता है सर भविष्य कट रही, सर कट के आ रही है। आवाज आ रही, हेलो। यस सर सर अब आ रही है। कंटिन्यू आने लगी। ठीक बेटा, चलिए देखिए हम बजट और तीसरा पॉइंट है बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। तो बजटिंग हम क्यों करते हैं, कब करते हैं बजट, बजट हम बनाते हैं भविष्य के लिए, ठीक। दूसरा है फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग मतलब होता है पूर्वानुमान। तो किसके लिए पूर्वानुमान करते हैं हम, भविष्य के लिए पूर्वानुमान करते हैं। तो जो डेटा हमको इकट्ठा होता है, जो हम बजट बनाते हैं, उस बजट के आधार पर हम अपनी संस्था के बारे में बहुत कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे हमने बजट बनाया सेल्स का, तो सेल्स का बजट बनाने के साथ साथ आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि सेल्स के खर्चे कितने होंगे उस वर्ष के, है कि नहीं, सेल्स का रेवेन्यू कितना होगा। तो हम ये बात स्थापित कर सकते हैं कि हमारे संस्था में अगले वर्ष का लाभ क्या होगा अगर हम सेल्स का बजट बना रहे हैं। तो बहुत सारी चीज हमको वहां पे आंकड़े मिल जाते हैं, उन आंकड़ों के आधार पर बजट बनाया, बजट के साथ हमने साथ में फोरकास्टिंग करी। तो दिस बजटिंग एंड फोरकास्टिंग also helps to decide anything for the business। ठीक है। अब देखिए चौथा पॉइंट है कंट्रोल प्रोसीजर एंड मेथड्स। क्या करता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए, आपके पास डेटा कहां से आ रहा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, डेटा आ रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग से, डेटा आ रहा है बजटिंग और फोरकास्टिंग के थ्रू, ठीक। तो आप देखिए कि इन चीजों के आधार पर जब मान लीजिए डेटा निकाला, डेटा लिया, उसका एनालिसिस किया, इस एनालिसिस के आधार पर आप कुछ कंट्रोल प्रोसीजर्स अपना सकते हो। जैसे मान लीजिए कि आपको ये देखना है कि हमारे यहाँ पहले का जो सेल्स था, पहले हमारे पास जो सेल्स परसेंटेज ऑन सेल्स थी वो पहले 20% थी, ठीक है ना। आपने पूर्वानुमान लगाया
कि अगले वर्ष हमारी ये हो जाएगी 22% रेवेन्यू सेल्स का। तो सेल्स का रेवेन्यू अगर 22% होता है तो उसके लिए आपने क्या किया होगा, बजट बनाया होगा, फोरकास्टिंग करी होगा, तो हमारा 22% होगा, 22% लाभ मिलेगा हमको। लेकिन मान लीजिए एक्चुअली आपको उस वर्ष लाभ 22% नहीं मिला सेल्स पर, तब आप क्या सोच करोगे, आपके पास इस 22% ना आने के विभिन्न कारणों को खोजने के लिए टूल्स इकट्ठा हो गए हैं, डेटा इकट्ठा हो गए हैं, उनके आधार पर आप इसको डिसाइड कर सकते हो। ठीक, तो कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड मेथड्स को भी यहाँ पे कंप्लाई किया जाता है। इसके थ्रू हम जो लेकुनाज होते हैं, जो डिफिशियंसीज होती है, जो डिफरेंसेस होते हैं जिनको हम पाना चाहते थे और नहीं पा सके, उसको पाने के लिए आप कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड मेथड्स का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके थ्रू आप, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कंट्रोल प्रोसीजर्स और मेथड्स में आते हैं, उनका हम डिस्कशन यहाँ आपके साथ बात करेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। देखिए लिखा मैंने यहाँ पे टैक्स अकाउंटिंग। तो टैक्स अकाउंटिंग की अवस्था में आप क्या, सरकारें क्या करती हैं, सरकारें आपसे टैक्स लेती हैं। सरकार को टैक्स का रेवेन्यू कहां जनरेट होता है, थ्रू वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस पर सरकारें टैक्स लेती हैं, जो आप सर्विसेज देते हैं उस पर सरकार टैक्स, जो आप जीएसटी के बारे में सुन रहे हैं आप, तो ये सब सारी चीजें सरकार आपसे लेती है। तो टैक्स अकाउंटिंग वर्तमान समय में जटिल कर व्यवस्था तथा नियोजन की प्रबंधकीय लेखा वर्तमान जटिल व्यवस्था के अंतर्गत कर नियोजन भी प्रबंधकीय लेखांकन का एक महत्वपूर्ण अंग है। संस्थाओं में क्या तैयार करते हैं, आप तैयार करते हैं आय विवरण या प्रॉफिट लॉस अकाउंट तैयार करते हैं। जब आप आय विवरण तैयार करते हैं, इसका मतलब आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट तैयार कर रहे होते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लाभ में निकलेगा या हानि निकलेगी, तो हमें किस पर टैक्स देना होता है, जो कॉर्पोरेट टैक्स है किस पे जाएगा, या लाभ पर ही टैक्स जाएगा, लाभ किससे बटेगा, व्यक्तियों में जाएगा, उन व्यक्तियों से भी कर वसूला जाता है और कॉर्पोरेट टैक्स भी यहाँ पर लगता है। तो देखिए कि जब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट तैयार करेंगे, इसको हम आय विवरण भी कहते हैं, जिसमें प्रॉफिट या लॉसेज लगेंगी। अगर कोई आदमी अपनी प्रॉफिट को छुपाता है तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट को कम करके दिखाएगा, तो उसके लाभ कम होंगे, अर्थात उसको टैक्स कम देना पड़ेगा। सरकारें उन खातों को इसलिए बनवाती है जिससे उनको अनुमान लग सके कि एक्चुअली संस्थाओं के लाभ क्या हो रहे हैं, उन पर सरकार को टैक्स क्या मिलेगा। तो केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, लोकल गवर्नमेंट, ये सब सारी बहुत सारे टैक्सेस को लगाती है। इन टैक्सेस को लगाने के बारे में जो कर भार होगा, कर भार के संबंध में सूचनाएं सरकार द्वारा दी जाती है, कितना टैक्स लगे। जैसे जो टैक्स लगेगा, मान लीजिए लोकल टैक्स कुछ लग रहा होगा, जीएसटी लग रहा है, आईजीएसटी लग रहा होता है, इसकी सूचना आपको पहले से होती है। तो सरकार भी अपने बजट तैयार करती है, उसी बजट के आधार पर डेवलपमेंट की प्लान तैयार करती है। तो टैक्स अकाउंटिंग भी ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्षेत्र है। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। 6 पॉइंट इज द रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। अब जैसे मान लीजिए हमने इतनी सारी सूचनाओं को इकट्ठा किया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इकट्ठा किया, कॉस्ट अकाउंट से इकट्ठा किया, बजट और फोरकास्टिंग करके हमने अनुमान लगाए, फिर हमने जो कुछ प्राप्त नहीं किया, मतलब जो परफॉर्मेंस हमारी रही, परफॉर्मेंस अगर बहुत अच्छी नहीं रही या अच्छी रही, तो उसके बारे में भी आप कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड मेथड्स के थ्रू उसको किसी को मोटिवेट करेंगे, किसी को डिमोटिवेट करेंगे, कंट्रोल प्रोसीजर अपनाएंगे और जो कमियां रहेंगी, जो लेखनाज होंगे, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। टैक्स अकाउंटिंग में टैक्स से संबंधित चीजों के बारे में, क्योंकि सरकारें टैक्स लेती हैं, उनके पास जो रेवेन्यू आता है थ्रू टैक्स आता है, तो सरकार भी क्योंकि आपके खातों को चेक करती है, देखती है, टैक्स वसूलने के लिए आप टैक्स ले भी इस हिसाब से करती है। फिर रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, 6वां पॉइंट है रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। प्रबंधकीय लेखापालक जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा का एक कार्य है प्रबंध को संस्था की विभिन्न सूचनाओं को प्रदान करना। हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग खाली पड़े, लेकिन कौन करता है इस काम को, मैनेजमेंट अकाउंटेंट करता है। मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन सारी सूचनाओं को इकट्ठा करेगा और इसको एक रिपोर्ट के माध्यम से मैनेजमेंट को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, अब जब जो सूचनाएं बनाई जाएंगी, इस सूचनाओं को प्रदान करने का तरीका जो रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट है, इसके विभिन्न तरीके हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सूचना सीधे सीधे एक रिपोर्ट के रूप में भेज दी गई मैनेजमेंट को, ऐसा भी किया जा सकता है। इन सूचनाओं में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी किया जा सकता है, इसके अलावा रेखा चित्र बनाया जा सकता है, सूचकांक बनाया जा सकता है, या विभिन्न प्रकार के अन्य सांख्यिकी विधियां हैं, उसके द्वारा मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपने मैनेजमेंट को रिपोर्ट देगा, प्रतिवेदन देगा। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी रिपोर्टिंग के सिस्टम है मैनेजमेंट अकाउंट करेगा, वो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्षेत्र में
आ ही जाएगा। अगला पॉइंट लिखा मैंने, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, डेटा का या आंकड़ों का या समंकों का निर्वचन करना। प्रबंधकीय लेखापालक जो कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग जब रिपोर्टिंग करता है मैनेजमेंट को, तो क्या कैसे करेगा ये, किस तरह जिस तरह से दे देगा ये। प्रबंधकीय लेखापालक प्रबंध के उपयोग के लिए विभिन्न सूचनाओं का निर्वचन भी करता है, मतलब उसको इंटरप्रेट भी करता है। ये वित्तीय संस्था की वित्तीय अवस्था, वित्तीय अर्जन की अवस्था के बारे में जो चित्र प्रस्तुत करेगा उसका निर्वचन करेगा, अर्थात इन विवरणों का पूर्व की अवधियों के विवरणों से तुलना करके अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, इस अध्ययन के पश्चात बहुत सारे मैनेजमेंट को देगा, तो मैनेजमेंट से बहुत सारा निर्णय लेने का प्रयास करेगा। अर्थात ये जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा है, ये इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्षेत्र में समाहित होता है। अगला है इंटरनल ऑडिट। मैनेजमेंट एक तो ऑडिट होता है जो आउटसाइड के लोग करते हैं, सीए करता है। दूसरा, हमारी संस्थाओं में इंटरनल ऑडिट की व्यवस्था बनाई गई है, उसके लिए भी संस्था अपने इंटरनल ऑडिटर को नियुक्त करती है, उनकी पूरी टीम होती है। वो इंटरनल ऑडिट वाले, अगर मान लिया आपने फाइनेंशियल अकाउंट तैयार किया हुआ है, इंटरनल ऑडिट इसको चेक करेगा, ऑडिटर चेक करेगा, और अगर कोई लेकुना है, कोई कमी है, कोई त्रुटि है, तो उस त्रुटि के बारे में मैनेजमेंट को इसके बारे में बताएगा। तो जो इंटरनल ऑडिट है, इंटरनल ऑडिट इज आल्सो कम्स इनटू द स्फीयर ऑफ दिस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अर्थात इसके क्षेत्र में भी समाहित है। इसके अलावा ऑफिस सर्विसेज लिख रखा मैंने। ऑफिस सर्विसेज है, तो ऑफिस सर्विसेज प्रबंधकीय लेखापालक से कार्यालय नियंत्रण को भी की भी अपेक्षा की जा सकती है। कैसे कर सकते हैं? उससे संबंधों की प्रसंस्करण करने के लिए, फाइल करने, उसकी कॉपी करने, प्रतिलिपि बनाने, बहुलिपि करने, संप्रेषण आदि कार्य को संपन्न कराने के लिए भी कहा जाता है जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसे विभिन्न कार्यालयीन यंत्रों आदि के बारे में प्रतिवेदन देने हेतु भी कहा जाएगा। तो ऑफिस सर्विसेज भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्षेत्र में समाहित होती हैं। तो इतना सारा पॉइंट आपके सामने है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का स्कोप क्या है। आप इन सारांश में कह सकते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्षेत्र वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, कंट्रोल प्रोसीजर्स एंड मेथड्स, टैक्स अकाउंटिंग, रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, इंटरनल ऑडिट एंड ऑफिस मैनेजमेंट एंड मेनी मोर। केवल इतना ही नहीं है, बहुत सारी चीजें समाहित की जा सकती हैं, लेकिन हम इतने पॉइंट पर डिस्कशन कर लिए। इट इज एनफ फॉर टुडे। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट हम बताएंगे आपको कल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कार्य क्या होता है, इसमें कौन कौन से कार्य करने होते हैं, इसके बारे में हमको जानकारी हासिल करनी है। अभी बता दें, थोड़ा सा पढ़ लीजिए, खत्म हो जाएगा ये। तो नेक्स्ट पॉइंट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कार्य कैसे, लेखा विधि के कार्य क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या प्रबंधकीय लेखा विधि के कार्य हिंदी में लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रबंधकीय लेखा विधि के कार्य, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन का विकास प्रबंधक को उसके कार्य में सहायता प्रदान करने के लिए हुआ है। इससे विभिन्न लेखांकन से प्राप्त सूचनाओं को प्रबंधक अपनी आवश्यकता अनुसार विश्लेषित करते हैं, निर्वाचित करते हैं, उसके सम्मुख अपने मैनेजमेंट के सम्मुख रखते हैं, जिससे कि प्रबंध या मैनेजमेंट नीतियों को निर्धारित कर सके, मींस पॉलिसी फ्रेम कर सके, प्लानिंग बना सके और निर्णय ले सके, तथा नियंत्रण के कार्यों को कुशलता पूर्वक कर सके। इसलिए हम प्रबंध लेखांकन के बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि प्रबंधक को कौन कौन सी सूचनाएं चाहिए होती हैं, लेखा विधि के प्रबंध लेखा विधि कार्य क्या है, तो कैसे करेगा इस कार्य को। पहला काम है प्रबंध को लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। दूसरा है कि
प्रबंधकीय क्रियाओं के प्रभावशाली निष्पादन में योगदान प्रदान करना, टू प्रोवाइड हेल्प इन परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट एक्टिविटीज, ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट एक्टिविटीज। तो इन दो कार्यों को करने के लिए, ये दो कार्य इसको करने के लिए लिया कहा जाता है या करता है कार्य। तो प्रबंधकीय लेखा विधि के कार्यों में मेन दो पॉइंट है। पहला आपका है प्रबंध को लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध कराना, प्रबंध को लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध कराना, या टू प्रोवाइड accounting informations to management। ये पहला काम हो गया। और इसका दूसरा कार्य है टू हेल्प, किसके हेल्प करेगा? टू हेल्प इन इफेक्टिव, टू हेल्प इन इफेक्टिव परफॉर्मेंस, टू हेल्प इन इफेक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये इसके दो मुख्य कार्य हैं। इन दोनों मुख्य कार्यों को हम अलग अलग विधि से पढ़ेंगे, उसको हम कल पढ़ते हैं। ठीक है, आज समझ में आ गया इतना? अब हम इसको कल पढ़ाएंगे।